वेलकम बैक टू दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, जय श्री श्याम। तो आज की क्लास में अपना आर्ट एंड कल्चर का अगला जो टॉपिक होने वाला है भारतीय वास्तुकला। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए और ये चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर रहेगा पाषाण काल से मध्यकाल तक के अद्वितीय स्थापत्य कौशल और उत्कृष्ट शैलियों की ऐतिहासिक गाथा है इस चैप्टर में। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मंदिर स्थापत्य कला, नागर और द्रविड़ शैलियाँ। तो आपको पता है नागर और द्रविड़ शैलियों में से है वो हमेशा है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नागर शैली क्या है? ये उत्तर भारत में है। नागर शैली कहाँ मिलती है? उत्तर भारत की ओर है। यह भव्य शैली मुख्य रूप से हिमालय से विंध्यन पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत हुई। इसकी है वो प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है दोस्तों। तो सबसे पहले है शिखर रचना मतलब वर्गाकार गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर धीरे धीरे संकरा होता हुआ रेखा शिखर होता है। तो जैसे गर्भगृह के ऊपर है वो धीरे धीरे सकरा होता जाता है, मतलब सकड़ा होता जाता है। तो रेखा शिखर होता है ये। और उसके बाद में है जलाशय की स्थिति। नागर मंदिरों के परिसर में द्रविड़ शैली की तरह अनिवार्य रूप से तालाब नहीं बनाए जाते हैं। इसमें ये बोला गया है कि नागर मंदिरों के परिसर में द्रविड़ शैली की तरह वहाँ जैसे अनिवार्य रूप से है वो तालाब बनाए जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि नागर मंदिरों के परिसर में द्रविड़ शैली की तरह अनिवार्य रूप से तालाब नहीं बनाए जाते हैं इसमें। और अगली रहेगी अपनी, ये थी अपनी नागर शैली, और अब पढ़ेंगे अपन द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली कहाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, कौन से भाग में पाई जाती है? तो वो थी नागर शैली अपनी उत्तरी में थी, मतलब उत्तर भारत में थी। और जो द्रविड़ शैली है वो अपने दक्षिण भारत में है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि जो नागर शैली है वो उत्तर भारत में है और द्रविड़ शैली है वो दक्षिणी भारत में है। तो द्रविड़ शैली कुछ इस प्रकार रहेगी। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। तो ये जो शैली है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक प्रचलित यह शानदार शैली अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो द्रविड़ शैली है अपनी है वो शानदार शैली, मतलब विशाल रूप के कारण ये विश्व में प्रसिद्ध है। और इसका जो कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक है ये शैली है वो विशाल रूप से है, अपने पूरे विश्व के अंदर है वो प्रसिद्धि है इसकी। और गोरखपुर क्या है? गोरखपुर इसका मुख्य द्वार है। तो मुख्य द्वार में क्या आएगा? यह मंदिर का सबसे विशाल और बहुमंजिला अलंकृत प्रवेश द्वार है। तो इसकी क्या विशेष बात है कि यह मंदिर सबसे विशाल है, मतलब बहुत बड़ा है, और बहुमंजिला मतलब एक से अधिक मंजिलों में मतलब अलंकृत है, बनाया हुआ है, जो कि इसका प्रवेश द्वार होता है द्रविड़ शैली का। और आगे है अपना विमान की भव्यता। तो विमान की भव्यता में क्या है? ये है गर्भगृह के ठीक ऊपर जो अपना गर्भगृह होता है, जो मंदिर का जो मुख्य मतलब ये स्थान होता है उसको, जहाँ पे मूर्ति होती है भगवान की, जहाँ पे अपन पूजा करते हैं भगवान की। तो मंदिर का जो मतलब मेन होता है वो गर्भगृह होता है। तो उस ठीक गर्भगृह के ठीक ऊपर पिरामिड की तरह घट घटती हुई मंजिलें बनाई जाती है। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि गर्भगृह मतलब जो गर्भगृह है मंदिर का, तो वो पिरामिड की तरह घटती हुई मतलब नीचे की ओर घटती हुई मंजिलें बनाई जाती है, जिन्हें विमान कहा जाता है। तो ये विमान की तरह बनाई जाती है, जिन्हें है वो विमान कहा जाता है। तो विमान की भव्यता, इसका नाम ही है विमान की भव्यता। तो लास्ट में आपने देखा होगा जिन्हें विमान कहा जाता है। तो मतलब नाम को देख के समझ आना है कि इसका आंसर इसी से रिलेटेड होने वाला है और क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो ये गर्भगृह के ठीक ऊपर पिरामिड की तरह घटती हुई मंजिलें बनाई जाती हैं, जिन्हें विमान की तरह कहा जाता है, मतलब घटते हुए क्रम में बनाई जाती हैं। तो ये थी नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो नागर शैली कहाँ है? उत्तर भारत में। द्रविड़ शैली कहाँ है? दक्षिणी भारत में। और ये नागर शैली है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है, मुख्य रूप से हिमालय से विंध्य पर्वत श्रृंखला तक है। और द्रविड़ शैली कहाँ है? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक प्रचलित है और अपनी विशालता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और ये अगली स्लाइड कुछ अपनी इस प्रकार रहेगी, इन दोनों के बारे में आपने देखा। तो अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला क्या है?
ये है मध्यकालीन भारत में हिंदू और इस्लामिक शैलियों के बेजोड़ संगम से एक अभिनय निर्माण की शैली का उदय हुआ, जिसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। मतलब इसमें मध्यकाल में मतलब हिंदू और इस्लामिक दोनों शैलियों का है वो बेजोड़ मतलब संगम, एक जोड़ दिखाया गया है, जो कि एक अभिनय शैली का उदय हुआ है। इससे एक है वो अभिनय शैली प्रकट हुई है, जिसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया। मतलब पूरा जो एक स्ट्रक्चर था, मतलब जो मीनिंग थी उसको बदल दिया। और इसका ताजमहल की भव्यता मतलब आपको पता है, आप सबने देखा है। तो इसका मैंने पिक्चर डाउनलोड करने का बहुत ट्राई किया बट नहीं हुआ। तो मैं लास्ट की स्लाइड में आपको एक बार ताजमहल की फ़ोटो ज़रूर डालूँगी, तो एक बार आप कंपेयर करके ज़रूर देखना। तो गुंबद और मेहराब क्या है? इमारतों में बिना खंभों के गुंबद, विशाल गुंबद और मेहराब द्वार बनाने की कला है। गुंबद और मेहराब क्या है? तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि इमारतों में बिना खंभों के, मतलब उसमें खंभे नहीं होते, बिना खंभों के विशाल और मेहराबदार द्वार मतलब गेट है। द्वार का मतलब क्या होता है? गेट है। और उसको है द्वार बनाने की कला है, वो भी किसके बिना? खंभों के बिना। इमारतों में बिना खंभों के विशाल गुंबद और मेहराबदार द्वार बनाने की कला है ये, जिसमें है वो खंभों का पिलर का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके बावजूद है वो विशाल गुंबद और मेहराबदार द्वार बनाने की कला है ये, जो कि अपने आप में अद्भुत है। और अगला है अपना पियत्रा ड्यूरा क्या है? यह बहुमूल्य संगमरमर और रंगीन कीमती पत्थरों से फूलों और बेल बूटों को उकेरने की अनूठी जड़ाई है। पियत्रा क्या है दोस्तों? मतलब इसका नाम ही आपको पता है कि यूनिक सा लग रहा है, अलग सा लग रहा है। पियत्रा क्या है? पियत्रा ड्यूरा। तो यह है बहुमूल्य संगमरमर पर, मतलब एक संगमरमर है, उसके ऊपर रंगीन और कीमती पत्थरों से फूलों और बेल बूटे को उकेरने की खोदने की मतलब एक कला बनाई जाती है। ये एक अनूठी जड़ाई है, मतलब ये जड़ाई की जाती है संगमरमर पे। एक कीमती पत्थर होता है, तो फूलों और बेल बूटों की उकेरने की अनूठी जड़ाई है पियत्रा ड्यूरा। और चार बाग शैली क्या है दोस्तों? तो चार बाग शैली है केंद्रीय इमारत के चारों तरफ ज्यामितीय रूप से विभाजित खूबसूरत नहरों और उद्यानों का संयोजन है। तो क्या है चार बाग शैली? क्या है चार बाग शैली? मतलब इसको चार भागों में वो ज्यामितीय शैली में है वो विभाजित किया गया है। तो केंद्रीय इमारत के चारों ओर, मतलब जो केंद्र होता है उसके चारों तरफ ज्यामितीय रूप से विभाजित खूबसूरत नहरों और उद्यानों का संयोजन है यहाँ पे। तो इसकी है, मैंने यहाँ पे जो तस्वीर थी वो बहुत ट्राई किया कि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लगा पाऊँ, बट मैं अलग से है आपको कंपैरिजन के लिए ताजमहल की फ़ोटो या तो लास्ट में डालूँगी या पहले डालूँगी, बट डालूँगी ज़रूर, आप एक बार कंपेयर करके देख लेना। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली स्लाइड की ओर। तो दूसरा भाग रहेगा अपना प्राचीन एवं लोक चित्रकला। गुफाओं के ऐतिहासिक भित्ति चित्रों से लेकर अंचलों ग्रामीण आंचलों की रंगीन लोक कलाओं तक का विकास। गुफाओं के ऐतिहासिक भित्ति चित्रों को लेकर ग्रामीण आंचलों की रंगीन लोक कलाओं तक का विकास है। तो इसमें लोक कलाओं का विकास बताया गया है। तो चलिए चलते हैं अपन अजंताओं की गुफाओं में और देखते हैं अपने भित्ति चित्रों को। तो स्क्रीन पर कुछ अगली स्लाइड है वो इस प्रकार है। तो ये है दोस्तों अजंता की अद्भुत और भित्ति चित्र। ये अजंता की मतलब जो भित्ति चित्र है, गुफाएं हैं, मतलब इनके ऊपर आपको पता है कि एक क्वेश्चन हमेशा आने के चांसेस रहते हैं। अजंता की गुफाओं से भी पूछे गए हैं और भित्ति चित्र से भी पूछे गए हैं। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना और हर एक लाइन को गौर से सुनना और आप देखना इसमें, और आप इसको बाद में भी है वीडियो को आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अजंता के अद्भुत भित्ति चित्र। गुफाओं की दीवारों पर उकेरा गया इतिहास, मतलब जो गुफा है उसके अंदर है वो अजंता की गुफाएं हैं उसके ऊपर है। तो गुफाओं की दीवारों पर उकेरा गया इतिहास, तो अजंता के भित्ति चित्र।
मतलब मोरल पेंटिंग्स है ये, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की जातक और कथाओं और भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों पर आधारित है। आप देख सकते हो कि ये जो अपने पास में है वो पेंटिंग की तस्वीर है। आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में भगवान गौतम बुद्ध बनाए गए हैं और इसके जो मतलब पहले के जो पौराणिक मतलब कथाओं के बारे में, भगवान के पुनर्जन्म के बारे में, मतलब पिछले जन्मों के बारे में है, वो पूरी कहानी है वो पेंटिंग्स के माध्यम से है वो बताई गई है। तो अजंता के भित्ति चित्र मतलब मोरल पेंटिंग्स मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की जातक कथाओं और भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियों पर आधारित है ये पेंटिंग। इन चित्रों की सबसे बड़ी खूबी यह है, तो इन चित्रों की सबसे बड़ी खूबी क्या है दोस्तों, कि ये इन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूरी तरह से प्राकृतिक, मतलब जो बौद्ध भिक्षु हैं उसके द्वारा तैयार है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों वनस्पतियों के लेप से तैयार किया गया है, जिसके कारण सदियों बाद आज भी इनकी चमक और जीवंतता बरकरार है। रेखाओं का लचीलापन और चेहरों के भाव इन्हें बेजोड़ बनाते हैं। तो दोस्तों ये है वो प्राकृतिक रंगों का है, मतलब जो प्रकृति में जो रंग मिलते हैं अपने, तो आर्टिफिशियल रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है, प्राकृतिक रूप से बना के वनस्पतियों के लेप से है वो ये पेंटिंग बनाई गई है, जिसके कारण है वो सदियों के बाद मतलब आज भी इनकी चमक है, आज भी इनका चमक है, जैसी थी पहले वैसी की वैसी दिखती है। आज भी इनकी चमक है, जीवंतता बरकरार है, मतलब ऐसी की ऐसी इनकी है वो चमक बरकरार है। रेखाओं का लचीलापन और चेहरों के भाव इन्हें बेजोड़ बनाते हैं। तो आप देख सकते हो कि रेखाएं इसमें मतलब कितनी बारीकी से, कितनी सुंदर और कितने हाव भाव है जो मतलब वो बहुत ही अलग से बनाए गए हैं और भाव एकदम शयन मुद्रा में, और भगवान गौतम बुद्ध की तपस्या वाला वो बनाया गया है, जो कि इसमें भाव है वो अपने आप में अद्भुत और बेजोड़ है। तो ये थी अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र। तो चलिए आगे की स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अपन, और आगे क्या पढ़ेंगे अपन, कलमकारी चित्रकला मतलब कलम से बनाई गई, हाथ और कलम का जादू, मतलब हाथों से और कलम का जादू दिखाया गया है। कलमकारी चित्रकला, हाथ और कलम का जादू। तो कलमकारी भारत की सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प चित्रकला है। तो कलमकारी जो चित्रकला है दोस्तों, ये भारत की सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प मतलब हाथों से बनाई गई चित्रकला शैलियों में से एक है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम कलम मतलब पेन और कारी मतलब कलाकारी या काम से मिलकर बना है। तो इसको पूरी लाइन को मैं एक साथ आपको है वो पढ़ के सुनाती हूँ, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। कलमकारी भारत की सबसे प्रसिद्ध हस्तशिल्प चित्रकला शैलियों में से एक है, जिसका नाम है कलम यानी पेन भी बोलते हैं अपन, और कारी का मीनिंग है कलाकारी मतलब काम से मिलकर बना है ये। और अगला है इसका जो उपयोग कैसे करना है वो भी इसमें मैं आपको समझाती हूँ। कलम का उपयोग, इस कला में बांस या नुकीले नरकट से बनी विशेष कलम का उपयोग करके सूती कपड़े पर हाथ से बारीकी नक्काशी की जाती है। आप देख सकते हो कि ये जो अपने पास अभी पिक्चर दिख रही है, तो ये एक सूती कपड़ा है। तो सूती कपड़े पे है दोस्तों, ये है वो नुकीली, मतलब बहुत नुकीली से आपको ये पतली पतली सी ऐसे पैनी सी जो स्लाइड दिख रही है वो नुकीली, मतलब नुकीली होगा, उनकी जो कलम की होगी वो नुकीलापन होगा, उससे ये उकेरा गया है। और कलम का उपयोग है सूती कपड़े पर, ये जो पूरी नक्काशी है ये पूरी सूती कपड़े पर बनाई गई है, तो हाथ से बनाई गई है। आप पूरा पिक्चर में आप देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। और पूरी इसमें हाथ से बनाई गई है और सूती कपड़े का इसमें उपयोग है और बारीकी नक्काशियाँ की गई है, आप देख सकते हो बारीक बारीक लाइनें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्राकृतिक और जैविक रंगों का मतलब जो प्रकृति में जो आपको पाए जाते हैं, जो पेड़ पौधों की छाल से जो कलर बनाए जाते हैं, उन रंगों का प्रयोग किया गया है, मतलब प्रकृति के द्वारा लिए गए हैं, कोई आर्टिफिशियल वाले कलर इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। प्राकृतिक और जैविक रंग, इसमें रासायनिक रंगों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है
मतलब रासायनिक बाहर का कोई भी आर्टिफिशियल जो कलर है इसमें पूरी तरह से वर्जित है, मतलब यूज़ नहीं किया गया है। रंग बनाने के लिए पेड़ पौधों, मसालों, अनार के छिलके और लोहे के जंग का उपयोग किया गया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि पेड़ पौधों से मतलब है वो इन रंगों का है वो उपयोग किया गया है, रंग बनाए गए हैं इसमें, मतलब बनाने के लिए। और मसालों का भी है इसमें है उपयोग किया गया है। और मसालों के साथ साथ में है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, छाल, मतलब पेड़ों की छाल, मतलब अनार के छिलके और लोहे के जंग का भी उपयोग किया गया है। तो अब ये हल्का सा ब्राउनिश कलर देख रहे हो, तो इसमें है ये लोहे के जंग का उपयोग किया गया है। तो ये पूरी तरह से है, ये जो बनाया गया है ये पूरी तरह से कलमकारी चित्रकला है। केवल अपने हाथ का और कलम का जादू है इसमें। इसलिए इस हेडिंग का नाम ही है वो हाथ और कलम का जादू है। तो आपको मतलब बहुत बारीकी से और इतना सुंदर और प्राकृतिक रंगों से ये मतलब बनाई गई है और सूती कपड़े पे बनाई गई है, ये इसकी विशेषता है। तो इसमें रासायनिक रंगों का पूरी तरह से है वो वर्जित मतलब उपयोग वर्जित है। रंग बनाने के लिए है वो पेड़ पौधे, मसालों, अनार के छिलके, लोहे के जंग का उपयोग किया गया है। और अगले और बढ़ते हैं अगले अपने फैक्ट की ओर। तो श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम, और ये अपने केरला साइड के मतलब साउथ साइड के नाम लग रहे हैं, आपको पता है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र के हैं। तो श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम, श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के ये दो क्षेत्र हैं। कहाँ के हैं ये दोनों क्षेत्र? श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के हैं। ये दो क्षेत्र इस कला के लिए मुख्य हैं। तो ये जो दोनों हैं क्षेत्र वो कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इस कला क्षेत्र के मुख्य केंद्र है। तो इस कला के लिए मतलब जो कलमकारी चित्रकला है इस कला के लिए ये दोनों क्षेत्र है वो मुख्य केंद्र है यहाँ पे, जहाँ रामायण और महाभारत के प्रसंगों को चित्रित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे रामायण, अपनी जो रामायण है और महाभारत है, यहाँ के जो प्रसंगे है, जो यहाँ प्रसंगों को मतलब एक चित्र के माध्यम से है वो बनाया गया है उन प्रसंगों को। और ये है वो श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के ये दो क्षेत्र इस कला के मुख्य केंद्र हैं, जहाँ रामायण और महाभारत के प्रसंगों को चित्रित किया गया है। मतलब कुछ कुछ पार्ट है महाभारत और रामायण के, तो उनको है इस कला में है वो दोस्तों चित्रित किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे की चित्रकला की ओर और देखते हैं अगली स्लाइड। तो ये है भारत की प्रमुख लोक चित्रकलाएं। मधुबनी, मधुबनी कहाँ है? मधुबनी बिहार में है। मिथिलांचल की महिलाओं द्वारा शुरू की गई यह कला चावल, मतलब यह जो मधुबनी कला है वो चावल के पेस्ट से, मतलब चावल का पेस्ट बनाया जाता है इसमें, और प्राकृतिक रंगों से, मतलब प्रकृति के द्वारा पेड़ पौधों से और ये फलों के छाल से, इनसे प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है ये। इसमें धार्मिक और प्राकृतिक दृश्यों का ज्यामितीय रूप से चित्रण होता है। तो इसमें जो धार्मिक जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं दोस्तों, उनमें ज्यामितीय रूप से चित्रण किया जाता है इनका। मधुबनी कहाँ है? बिहार के अंदर। और पट्टी पट पट क्या नाम होगा इसका? पट्टी चित्र। तो ये नाम है पट्टी चित्र, मतलब उड़ीसा। पट्टचित्र कहाँ है? तो पट्टचित्र है दोस्तों उड़ीसा के अंदर। कपड़े के आधार पर, मतलब कपड़े के आधार पर, मतलब पट पर, कपड़े के आधार पर बनाई जाने वाली उड़ीसा की यह कला मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ है। वहाँ पे आपको पता है जगन्नाथ भगवान की उड़ीसा में बहुत मान्यता है और पूजा होती है। मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ और कृष्ण लीला की, मतलब जगन्नाथ की, और जब भगवान जगन्नाथ जी की और कृष्ण लीलाओं की, मतलब कृष्ण की लीलाओं की पौराणिक कहानियों को बहुत बारीक और सघन चित्रों में दर्शाई गई है। तो पटचित्र कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। तो यहाँ पे जो चित्र बनाए गए हैं तो उसमें है वो भगवान जगन्नाथ की और कृष्ण के लीलाओं की कहानियों को है वो बारीकी से चित्रों के द्वारा मतलब दर्शाया गया है। और फिर अगला है वर्ली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और सहाद्री क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा गोबर और लाल मिट्टी की दीवारों पर
तो सह्याद्री क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा गोबर और लाल मिट्टी, मतलब इसमें गोबर का उपयोग किया गया है और लाल मिट्टी का उपयोग किया गया है। तो गोबर और लाल मिट्टी की दीवारों पर चावल के आटे से बनाई चावल एक बार ये थोड़ा मिस हो गया, ऐसे पढ़ने में मुझे ऐसा लग रहा है, तो पूरा रिपीट करती हूँ। सह्याद्री क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा गोबर और लाल मिट्टी की दीवारों पर, मतलब जो लाल मिट्टी है उसकी दीवारों पर चावल के आटे के, मतलब चावल के आटे से है वो बनाते हैं। ये चावल के आटे से बनाई जाने वाली पेंटिंग है। तो ये दोस्तों है वो गोबर और मिट्टी के लाल दीवारों पे है वो चावल के आटे से बनाई जाने वाली पेंटिंग है, जिसमें सरल त्रिकोण वृत्तों से दैनिक जीवन को दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसमें है वो सरल त्रिकोण है और वृत्तों से दैनिक जीवन को है वो दर्शाया जाता है। तो अपनी अगली स्लाइड है, ये अपनी दूसरी थी, सेकंड थी और तीसरी कुछ इस प्रकार है। और अगला है, मैं वो इंडिया के नहीं, मैं राजस्थान के लोक नृत्य की मैं आपको मतलब वीडियो लेके आऊँगी आपके सामने। तो अपनी ज़्यादा है वो राजस्थान के ऊपर पूछे जाते हैं, राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान में पूछी जाएगी ऑब्वियसली। तो भाग 3, नृत्य और प्रदर्शन कलाएँ। तो नृत्य और प्रदर्शन कलाएँ क्या हैं? मुद्राओं, हाव भाव, मतलब आदमी के हाव भाव, लय, संगीत के माध्यम से अंतर्मन की भक्ति और कथा वाचन है। तो मुद्राओं, हाव भाव, लय, संगीत के माध्यम से अंतर्मन, मतलब अंदर की भक्ति और कथा वाचन है इसमें। तो चलिए पढ़ लेते हैं, भारत के नृत्य भी पढ़ लेते हैं अपन। तो इसमें है दोस्तों, भारत के 8 नृत्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो भारत, तो अपनी अगली स्लाइड है, ये अपनी दूसरी थी, सेकंड थी और तीसरी कुछ इस प्रकार है। और अगला है, मैं वो इंडिया के नहीं, मैं राजस्थान के लोक नृत्य की मैं आपको मतलब वीडियो लेके आऊँगी आपके सामने। तो अपनी ज़्यादा है वो राजस्थान के ऊपर पूछे जाते हैं, राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान में पूछी जाएगी ऑब्वियसली। तो भाग 3, नृत्य और प्रदर्शन कलाएँ। तो नृत्य और प्रदर्शन कलाएँ क्या हैं? मुद्राओं, हाव भाव, मतलब आदमी के हाव भाव, लय, संगीत के माध्यम से अंतर्मन की भक्ति और कथा वाचन है। तो मुद्राओं, हाव भाव, लय, संगीत के माध्यम से अंतर्मन, मतलब अंदर की भक्ति और कथा वाचन है इसमें। तो चलिए पढ़ लेते हैं, भारत के नृत्य भी पढ़ लेते हैं अपन। तो इसमें है दोस्तों, भारत के 8 नृत्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो भारत के 8 भारत के है वो 8 शास्त्रीय नृत्यों का वर्गीकरण है। नृत्य शैली, और फिर है उत्पत्ति का राज्य, और फिर है मुख्य विशेषताएं, और फिर है प्रकृति का मूल आधार क्या है। तो ये सबको आपको है 4 कॉलम में डिवाइड करना है। एक तरफ लिखना है नृत्य शैली, फिर एक तरफ लाइन खींच के लिखना है उत्पत्ति, फिर लाइन खींच के लिखना है मुख्य विशेषताएं, फिर बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उसकी प्रस्तुति का मूल आधार लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के 8 शास्त्रीय लोक नृत्यों का। तो पहला है अपना भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है। अग्नि नृत्य की अभिव्यक्ति अत्यंत कठिन पदचालन है। तो नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। उत्पत्ति कहाँ से है? तमिलनाडु से। मुख्य विशेषता क्या है? अग्नि नृत्य की अभिव्यक्ति अत्यंत कठिन और पदचालन है, ये इसकी विशेषता है। और प्रस्तुति क्या है? मंदिरों की देवदासियों की प्राचीन परंपराएं हैं। तो इसका ये मूल आधार है, मंदिरों की देवदासियों की प्राचीन परंपराएं। अगला है कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और मुख्य विशेषता क्या है? तेज गति के चक्कर, मतलब बहुत तेज गति से चक्कर किया जाता है। तत्कार इसका मीनिंग है। तेज गति के चक्कर, और जुगलबंदी है इसमें 2 लोगों की, मतलब जुगलबंदी के द्वारा है, इसकी विशेषता है। और प्रस्तुति मूल आधार क्या है? कथावाचकों द्वारा मंदिरों और मुगल दरबारों में विकास। तो ये है वो मंदिर और मुगल दरबारों में है, उसका मूल आधार है। अगला है अपना कथकली। तो कथकली कहाँ होता है? केरल के अंदर। और ये उत्पत्ति कहाँ है? केरल में। मुख्य विशेषता क्या? भारी मुखौटा, चेहरा और आँखों के विशेष रंग। तो इसमें भारी मुख्य विशेषता भारी मुखौटा होता है,
इस नृत्य में, और चेहरा और आँखों के नीचे है वो विशेष रंग का उपयोग होता है। और इसका मूल आधार क्या है? रामायण और महाभारत और पौराणिक कथाओं का मंचन। तो इसमें ना रामायण, महाभारत, पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है, ये इसका मूल आधार है। कुचिपुड़ी 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 कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और इसकी मुख्य विशेषता कहाँ है? मुख्य विशेषता क्या है? पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर संतुलन। मतलब एक थाली होती है पीतल की, उसके ऊपर चारों तरफ से है वो किनारों पर पैर रखकर संतुलन बनाना होता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। और इसका मूल आधार क्या है? वैष्णव संप्रदाय और भगवान पुराण की कथाओं से है। तो वैष्णव संप्रदाय इसका मूल आधार है, और भगवत और भागवत पुराण की कथाएँ हैं, ये इसका मूल आधार है। और ये अपना अगला है ओडिसी। ओडिसी का उत्पत्ति कहाँ है? ओडिसी नृत्य शैली की उड़ीसा के अंदर, ओडिसी उड़ीसा। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? त्रिभंग मुद्रा, मतलब त्रिभंग मुद्रा में की जाती है। त्रिभंग मुद्रा शरीर का 3 स्थानों से झुकाव, मतलब एक शरीर को आपको 3 स्थानों से झुकाव है इसमें है। और इसकी मूल आधार है कोणार्क और अन्य जगन्नाथ मंदिरों की मूर्तिकला से प्रेरित है। तो ये दोस्तों इसके मूल आधार है, कोणार्क और अन्य जगन्नाथ मंदिरों की मूर्तिकला से प्रेरित है इसका मूल आधार। तो जो 8 नृत्यों का वर्गीकरण था उसमें से 5 सबसे इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको करवाए हैं। और अगला जो मैं लेकर आऊँगी वो राजस्थान का लेके आऊँगी। तो ये तो मतलब ऑल ओवर जो अपने आरएस का है, ऑल ओवर इंडिया के ऊपर पूछे जाते हैं। अपने यहाँ पे है वो राजस्थान की चित्रकला पूछी जाती है, तो अगली है वो वीडियो उसकी होने वाली है। तो टाइम का थोड़ा अभाव था, तो इसलिए मैं राजस्थान वाली नहीं ला पाई, पर कल मैं डेफ़िनेटली राजस्थान की चित्रकला मतलब जो नृत्य है और चित्रकला, वो अगली वीडियो अपने राजस्थान की होने वाली है। तो जय श्री श्याम दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन। तो